फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 26 से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां पर जो लैंड है, लैंड के ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, ग्रास देखने को मिलेगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर रेनफॉल कितनी होगी, 250 टू 700 मिलीमीटर। अब सम जगह पर क्या होता है कि जो रेनफॉल होती है वो इंचेस के अंदर लिख दी जाती है। अब आपको कॉम्बिनेशन वो यूनिट पता होना चाहिए, यानी कि इंचेस और मिलीमीटर का आपस में कनेक्शन क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं ना 1 इंच की, अगर मैं बात कर लेता हूं 1 इंच, तो एक जो इंच होता है वो इक्वल होता है 24.5 मिलीमीटर के, 24.5। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंच एंड द मिलीमीटर। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें, एवरेज अगर लिखना चाहें, एवरेज इसकी रेनफॉल लिखना चाहें इंचेस के अंदर, तो हम यहां पर लिख देंगे 10 टू 30 इंचेस, 10 टू 30 इंचेस के दरमियान में लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो इंचेस हैं उसको मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हो और मिलीमीटर को दोबारा किस में लेके आ सकते हो, इंचेस के अंदर भी लेके आ सकते हो। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की टाइप्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की 2 टाइप्स हैं। एक जो टाइप है हम उसको नाम देते हैं प्रायरीज का। पहली जो टाइप है उसका नाम क्या है, प्रायरीज, और जो दूसरा है उसका नाम है स्वाना। अब प्रायरीज क्या होता है, ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहां पर आपको किसी भी किस्म का कोई वुडी प्लांट देखने को ना मिले। क्या कहा अभी, ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसा कि ये देखो, सपोज दैट ये आपके पास क्लीन बिछा है ना, तो क्लीन के बिल्कुल प्लेन है बिल्कुल। तो आप सपोज करो ये जो क्लीन है ग्रास का क्लीन है। तो अब मैंने आपसे ये कहा, मैंने क्या ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहां पर आपको कोई भी वुडी प्लांट दिखाई ना दे, हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे प्रायरीज का। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम विदाउट वुडी प्लांट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम विदाउट वुडी प्लांट्स, उसको हम नाम देंगे प्रायरीज का। तो बच्चे यहां पर होता कुछ इस तरह से है। अगर हम अमेरिका वाली साइड पर जाते हैं, अमेरिका वाली साइड पर चले जाएं, वहां पर डियर फ्रेंड्स आपके पास है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं प्रायरीज का। नॉर्थ अमेरिका का जो इकोसिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, प्रायरीज। और जो साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है हम उसको नाम देते हैं मम्प्स का। क्या नाम देंगे, मम्प्स। ए इसका बड़ा कर लो, अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड इकोसिस्टम को क्या कहेंगे, प्रायरीज। तो एक प्रायरीज की एग्जांपल में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे प्रायरीज नॉर्थ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और मम्प्स की एग्जांपल क्या है, साउथ अमेरिका। ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्थ अमेरिका के ही ग्रासलैंड को हम प्रायरीज क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं जो नॉर्थ अमेरिका की लैंड है ना, इट इज द लैंड ऑफ प्रायरीज। नॉर्थ अमेरिका लैंड इज लैंड ऑफ प्रायरीज। इसकी वजह यह है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें ना, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो हमें प्लेन्स दिखाई देते हैं, वहां पर जो मोस्टली लैंड है ना, उनकी जो जमीन है वो प्लेन है, बिल्कुल क्या है, प्लेन है। दूसरी बात, वहाँ ये जो प्रायरीज लफ्ज़ है ना, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है। ये किस लैंग्वेज से निकला है, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से निकला। और जो फ्रेंच थे वो इसको इस्तेमाल करते थे लफ्ज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। चिरागा जो होती है ना, मिडोज यानी कि जहाँ पर जानवर ग्रासिंग करते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, फ्रेंच लैंग्वेज में जो लफ्ज़ प्रायरीज था वो इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, मिडोज के लिए।
तो देन क्या हुआ आफ्टरवर्ड्स, अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के जो लैंड है वो टोटली क्या है, वो ग्रास लैंड है, वो प्लेन है, उसके ऊपर ग्रास है, वो चरागाहें हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका लैंड इज द लैंड ऑफ द प्रायरीज। सेकंड वन आपके पास क्या है, साउथ अमेरिका। अगर आप नॉर्थ से साउथ की जानिब आते हैं तो होता कुछ इस तरह से है, जो साउथ अमेरिका ना, मम्स ऑफ अर्जेंटीना हम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मम्स ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहां पर है, ये आपके पास है साउथ अमेरिका के अंदर। अगर हम अर्जेंटीना के लैंड को देखते हैं ना, तो ये एक स्लोप की फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म में है, स्लोप की फॉर्म में। ये आपके पास नॉर्थ से साउथ की जानिब में होगा, और किस फॉर्म में होगा, स्लोप की फॉर्म में होगा। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये बात तो क्लियर है कि वो क्या होगा, प्लेन होगा, वहां पर ग्रास होगा, एवरेज रेनफॉल इतनी होगी। लेकिन तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो साउथ अमेरिका में है, जिसको आप मम्स बोल रहे हो, वो हमेशा किस फॉर्म के अंदर होगा, स्लोप की फॉर्म में अंदर होगा। और कहां से होगा, वो नॉर्थ से साउथ की जानिब होगा। और जिस तरह से आप नॉर्थ से साउथ की जानिब कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे, जो एवरेज रेनफॉल होगा वो कंटिन्यूसली कम होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज प्रायरीज एंड व्हाट इज सवाना। प्रायरीज क्या होता है, और उसके बाद एग्जाम्पल में आपके पास प्रायरीज आ गया, मम्प्स आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सवाना की। ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसमें वुडी प्लांट हो, ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसमें वुडी प्लांट होंगे, उसे क्या नाम दोगे आप, सवाना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद वुडी प्लांट्स, उसको आप नाम दे दोगे, सवाना का नाम दे दोगे। अब हम सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये कहां पर मौजूद होते हैं, लोकेशन। आप में से कोई कश्मीर वाली साइड पे गया, चित्राल उधर वाली साइड पे, तो वहां पर जो पहाड़ों के दरमियान में समटाइम प्लेन्स आते हैं, मैदान आते हैं, और वो पूरे के पूरे सब्जे से भरे होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो लोकेशन होगी ना इसकी, वो कहाँ पर होगी, आप यहाँ पर लोअर चित्राल लिख सकते हो, गिलगित लिख सकते हो, गिलगित वाली साइड पर है, लोअर चित्राल, गिलगित, वजीरिस्तान में आ जाएगा, और साथ में आपके पास कश्मीर। इधर वाली साइड पर आपको कौन सा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। ये तो लोकेशन होगी कहां पर, लोकेशन इन पाकिस्तान। अगर हम देखते हैं लोकेशन इन वर्ल्ड, अगर आप लोकेशन इन वर्ल्ड देखते हो तो दुनिया में कहां पर मौजूद होता है लोकेशन इन वर्ल्ड, तो इट इज प्रेजेंट इन द यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स। ये कहां पर मौजूद होगा, यूरेशियन क्या होता है, एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप जहां पर इनके ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। सपोज दैट आपके पास जो नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ के अंदर अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो ना, वर्ल्ड के मैप में ऊपर वाली साइड पर नॉर्थ है, नीचे क्या है आपके पास क्या आएगा, नॉर्थ आ गया, और इधर वाली साइड पे क्या आ गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये आपके पास है नॉर्थ ईस्ट की साइड पर, कहां पर है, नॉर्थ ऊपर की जानिब जाएंगे, ईस्ट आपके पास इधर वाली साइड पर होगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर, इधर वाली साइड पर जो आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स होंगे। यानी कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो होता क्या है। अब हम देख लेते हैं उसके अंदर एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल क्या होगी, अभी मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, एवरेज रेनफॉल इज
250 टू 750 मिलीमीटर या फिर 10 टू 30 इंचेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखें, कोई भी इकोसिस्टम आपने करना है ना, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है वहाँ पर क्या डिकम्पोजर्स मौजूद हैं या फिर नहीं मौजूद। लेकिन जब आप ग्रासलैंड करोगे तो दो चीज़ें बढ़ जाएंगी। एक जो चीज़ बढ़ने वाली है वो है प्रायरीज एंड सवाना, और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर बढ़ने वाली है वो है आपके पास ग्रासेस, लेयर स्ट्रक्चर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो वाहद इकोसिस्टम होगा जहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, लेयरिंग्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब यहां पर आपको लेयर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके पास तीन तरह की लेयरिंग होंगी। एक होंगे आपके पास टाल ग्रासेस, देन आ जाएंगे मिड ग्रासेस, फिर आ जाएंगे आपके पास शॉर्ट या लो ग्रासेस लिख लें। देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस की लेयर्स होंगी, डिफरेंट होंगी। कुछ ग्रासेस की लेयर काफ़ी ऊंची होंगी, लेकिन होंगे ग्रास। क्या होंगे? होंगे ग्रास होंगे। अब वो जो है आपके पास, उसका नाम क्या आ जाएगा? एंड्रोपोगान। एंड्रोपोगान, एंड्रो, इसके नाम आपने याद करने, ये एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं। एंड्रोफोगान, पैनिकम। दूसरा कौन सा आ गया? पैनिकम। एंड्रोफोगान एंड पैनिकम। जो मिड ग्रासेस होंगे, टाल ग्रासेस से नीचे जो लेयर होगी वो किसकी होगी? मिड ग्रासेस की। मिड ग्रासेस में आपके पास आ जाएगा स्टीपा। स्टीपा क्या आ गया? स्टीपा एंड स्पोरोबोलस, एंड स्पोरोबोलस। और जो शॉर्ट ग्रासेस हैं, शॉर्ट ग्रासेस में आपके पास आ जाएगा पुआ। शॉर्ट ग्रासेस में क्या आ गया? पुआ। देखो, टाल ग्रासेस की ऊपर वाली लेयर, उसके बाद मिड ग्रासेस, उसके बाद आगे शॉर्ट ग्रासेस। टाल ग्रासेस में एंड्रोपोगान, देन पैनिकम, फिर आ जाएगा स्टीपा, स्पोरोबोलस एंड पुआ। तो ये दो चीजें हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बाकी तमाम इकोसिस्टम से सेपरेट कर रही हैं। उनमें पहले ये है कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सेकंड जो है वो आपके पास है लेयरिंग स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं यहां पर प्लांट्स के बारे में। यहां पर आपको तमाम के तमाम प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वो या तो किस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं? ग्रास की फॉर्म में। ग्रामीनॉइड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। कौन से? ग्रामीनॉइड। ग्रामीनॉइड प्लांट का मतलब जो ग्रासेस पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हो सकता है कि ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन है वहाँ पर आपको लाइकन्स देखने को मिल जाएं, ठीक है, लाइकन्स। या फिर हो सकता है वहाँ पर आपको हरब्स देखने को मिल जाए, या फिर थोड़ी बहुत शरब्स भी देखने को मिल सकती हैं। और आप सिर्फ एक लफ्ज़ याद रखें कि ग्रामीनॉइड, ग्रामीनॉइड यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज होंगी। नेक्स्ट आ गया एनिमल्स के बारे में। कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं यहाँ पर? देखो, सारे के सारे यहाँ पर आपके पास प्लांट्स ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे जिनकी खुराक क्या होगी? ग्रासेस होंगी, यानी कि हर्बीवर्स होंगे या कार्निवर्स होंगे? हर्बीवर्स। तो जितने भी आपके पास हर्बीवर्स होंगे वो तमाम के तमाम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो आपके पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हर्बीवर्स हो। हर्बीवर्स के साथ साथ यहाँ पर समटाइम मैमल्स की चंद एक स्पीशीज़ भी मौजूद होती हैं। मैमल्स की स्पीशीज़ जैसे कि आपके पास ज़ेब्रा, या फिर समटाइम जो हॉर्स होता है वो भी मौजूद होता है। हॉर्स भी आपको देखने को मिल सकता है, ज़ेब्रा वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स, अब यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी हैं, और डिकम्पोजर्स हमेशा क्या होंगे? बैक्टीरियाज एंड फंजाई।
सॉइल स्ट्रक्चर क्या होगी उसको देख लें। अगर आप सॉइल की टेक्सचर को देखते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के टेक्सचर को देखते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऊपर वाली लेयर होते हैं ना, यहाँ पर पहली बात तो ये कि जो वेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत हाई होता है। वेपोरेशन फिनोमिना क्या होगा? हाई होगा। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि वेपर्स का फॉर्मेशन। तो इवेपोरेशन के हाई होने की वजह से जो मोस्टली वाटर होगा ना यहाँ पर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर है, वो वेपर्स के फॉर्म में हवा में चला जाएगा। अब इसकी जो ऊपर वाली लेयर होंगी, जो ऊपर वाली सॉइल की ऊपर वाली लेयर्स होंगे ना, वो तो थोड़ी सी आपको गीली सी दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी खुदाई करोगे, आप उसकी अंदर वाली लेयर तक पहुंचोगे तो वहां बिल्कुल आपको ड्राई मिलेंगी। यानी कि जो अपर लेयर होंगी वो क्या होंगी? थोड़ी सी अपर लेयर वेट होंगी। अपर लेयर क्या होंगी? वेट। बट जैसे ही आप लोअर लेयर की तरफ जाओगे खुदाई करने के बाद, जो लोअर लेयर होंगी क्या होंगी? वो बहुत ज्यादा ड्राई होंगी। ओके, अब आपके पास आ गया सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर के बाद एक और चीज यहां पर देख लें, वो है आपके पास ह्यूमन इम्पैक्ट। और ह्यूमन इम्पैक्ट के बाद एक आखिरी चीज हमने देखनी है, ह्यूमन इम्पैक्ट। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो सकता है? यहां पर सोचो जरा, ह्यूमन किस लिए इस्तेमाल कर सकता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को? कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर किसके लिए? लकड़ी तो यहां पर है ही नहीं, स्वाना में हो सकता है। अच्छा, और 10 मिनट। अच्छा, और ह्यूमन इम्पैक्ट यहां पर यह होगा कि ह्यूमन क्या करेंगे? ह्यूमन यहां पर जो आपके पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन पर्पस के लिए। कल्टीवेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फील्ड्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह का ग्रो करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन को पहले साफ करेंगे, ग्रास को हटाएंगे। अगर उन्हें कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो उनको ग्रास रिमूव करना पड़ेगा। अगर उन्हें ग्रास रिमूव करना है तो वो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? वहाँ पर ग्रासिंग करवाएंगे। अगर उन्हें ग्रास को रिमूव करवाना है तो वो क्या करवाएंगे? ग्रासिंग करवाएंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर ग्रासिंग ज़रूरत से ज़्यादा करवा दी जाए, अगर ओवर ग्रासिंग करवा दी जाए, तो ओवर ग्रासिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है डेजर्टिफिकेशन। वो किसकी फॉर्म में होगा? डेजर्टिफिकेशन की फॉर्म में होगा। यानी कि जो सॉइल होगी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? वो डेजर्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। हो सकता है वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो ज़मीन है, लैंड है, वो क्या हो जाए? वो वहाँ पर ज़मीनी कटाव का शिकार हो जाए, ठीक है, सॉइल इरोशन हो जाए। तो इस तरह के जो आपको कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। या फिर हो सकता है वहाँ पर उसकी जो पीएच की वैल्यू है वो ज़मीन की कम हो, वहाँ पर कोई फसल या कल्टीवेशन हो ही ना सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ह्यूमन के इम्पैक्ट हैं किस पर? ग्रासलैंड इको सिस्टम के ऊपर। अब लास्ट एक पॉइंट है, वो है आपके पास प्रोडक्टिविटी। यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे बेसिकली। प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो खुराक है वो कितनी बन रही है। अब यहाँ पर यूनिट के साथ आप इसको समझना, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। देखें, प्रोडक्टिविटी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दो इकोसिस्टम्स के अंदर। एक हम देखेंगे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो किस रीजन के अंदर है? जो टेम्परेट रीजन के अंदर है। वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो किस रीजन में है? टेम्परेट रीजन के अंदर। और दूसरे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो मौजूद हैं आपके पास ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। देखो, टेम्परेट रीजन बहुत ही ठंडा इलाका होगा, वहां पर अगर हम प्रोडक्टिविटी रेट की बात करते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी रेट होगा वो काफ़ी कम होता है। जैसा कि प्रोडक्टिविटी रेट होगा वहां पर 750 टू 1500 ग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जो एरिया है, अगर आप एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हो, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो किस रीजन के अंदर है? टेम्परेट रीजन के अंदर है, उसका जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उस एरिया में कितनी खुराक प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर?
750 टू 1500 ग्राम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो 1 मीटर उसका एरिया होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसके अंदर कितनी खुराक प्रोड्यूस होगी? 4000 ग्राम्स। कितनी हो जाएगी? 4000 ग्राम्स प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी रेट, यानी कि वहां पर कितनी खुराक प्रोड्यूस हो रही है 1 साल के अंदर। तो बेसिकली 3 फीचर्स ऐसे हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बाकी सबसे सेपरेट कर रहे हैं। पहला है उसकी टाइप्स, सेकंड क्या है वहां पर लेयरिंग, तीसरा कौन सा है? प्रोडक्टिविटी। और लेयरिंग स्ट्रक्चर एमसीक्यूज है, और जो आपके पास टाइप्स है ये क्या है वहां का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका आ गया ग्रासलैंड इको सिस्टम।